आज हमारे पास पढ़ने के लिए कौन सा टॉपिक है? कक्षा 10 की विज्ञान में यूनिट नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन वाले चैप्टर से हमारे पास पढ़ने के लिए क्या है? गोलीय दर्पण में किरण आरेख खींचने के नियम। हमने गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ लिया है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण किसको कहते हैं? किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग, जो किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके एक पृष्ठ पे पालिश एक पृष्ठ चमकदार होता है, वो गोलीय दर्पण का बन जाता है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। ये सब हमने पढ़ा दिया ना। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण से संबंधित बहुत सारी परिभाषाएं भी हमने पढ़ा दी, पढ़ लिया ना। तो उसी गोलीय दर्पण में किरण आरेख खींचने के कुछ नियम होते हैं, 3 नियम होते हैं किरण आरेख। और अगर हम ये नियम समझ लिए अच्छे तरीके से तो आगे जब हम गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियां पढ़ेंगे ना, प्रतिबिंब बनने की स्थितियां मतलब दर्पण के आगे कहाँ पे प्रतिबिंब रखें, वस्तु रखें, जहां कहाँ पे वस्तु प्रतिबिंब बनेगा, कैसा बनेगा, ये हम बहुत आसानी से सीख जाएंगे अगर हमने ये सीख लिया। किरण आरेख खींचने के नियम हमने किए। तो देखो इसमें हम क्या लिखेंगे? 3 नियम, 3 नियम है। किरण आरेख खींचने के 3 नियम है। पहला नियम देखो, नंबर 1 पहला नियम सब क्या है? देखो हमारे सामने 2 दर्पण है, जैसे मान लिया एक ये दर्पण हो गया और एक ये दर्पण हो गया। एक काम करते हैं, हम थोड़ा छोटे दर्पण बनाते हैं ताकि तीनों नियम एक के साथ बता सके। ये दर्पण, ठीक है, और एक ये दर्पण हो गया। इस वाले दर्पण में पॉलिश जो है इस तरफ हमने कर दी, ये कर दी पॉलिश, ये कर दी, और इस तरफ हमने इधर पॉलिश कर दी। है उत्तल दर्पण है ये, बोलो ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत थी क्या? सबको पता है ना। अच्छा अब एक हमको बात बताओ जरा, ये कौन सा बिंदु है? ये कौन सा बिंदु है? दर्पण का ध्रुव है। ये कौन सा बिंदु है? ये भी दर्पण का ध्रुव है। ठीक है, ये बताओ क्या खींच दिए? मुख्य अक्ष है कि नहीं है बताओ? और ये भी मुख्य अक्ष है मुख्य अक्ष, लाइन थोड़ा सीधी होनी चाहिए। और ये है इस दर्पण का वक्रता केंद्र, और इसमें वक्रता केंद्र इधर होता है कि इधर होता है? इधर होता है, तो इधर हमने वक्रता केंद्र खींच दिया। ठीक, बोलो समझ में आया? अच्छा इसका फोकस कहाँ है? इसका फोकस यहाँ है। ध्यान रखना हमेशा, जो फोकस बिंदु होता है वो दर्पण का ध्रुव, दर्पण के ध्रुव को हम पी से लिख दें, पी से जो फोकस बिंदु होता है दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बिल्कुल बीच में होता है, बिल्कुल सेंटर में होता है, बीच में। समझ में आए? बोलो, वक्रता त्रिज्या की आधे बिंदु पे होता है, आधी होती फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या की फोकस दूरी आधी होती है। समझ में आई बात? फोकस दूरी इतनी होती है और ये वक्रता त्रिज्या है, इसकी फोकस दूरी आधी होती है वक्रता त्रिज्या की। तो बताओ फोकस बिंदु तो बिल्कुल बीच ही में आएगा ना, बिल्कुल बीच में बनाया करो। यहाँ पे फोकस बिंदु कहाँ होगा बोलो? बिल्कुल बीच में होगा। ये फोकस को कहे लिखते हैं? एफ से ना, एफ से लिख देंगे, और फिर यहाँ भी एफ से लिख देंगे। बताओ, ऐसे लिख देंगे। अब आ जाओ पहले नियम पे। देखो पहला नियम क्या कह रहा है? पहला नियम ये कहता है कि यदि कोई प्रकाश की किरण अवतल लेंस के सामने मुख्य अक्ष के समांतर अगर आएगी, निश्चित रूप से वो परावर्तन के बाद, अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, कहाँ पे? अवतल दर्पण के ऊपर, तो निश्चित रूप से वो परावर्तन के, यहाँ से परावर्तित होगी, परावर्तन के बाद वो निश्चित रूप से फोकस से जाएगी। फोकस से परावर्तन के बाद कहाँ से जाएगी? फोकस से ही ऊपर से गुजर जाएगी। किसके ऊपर से गुजर जाएगी? मुख्य फोकस के ऊपर से गुजर जाएगी, ऐसे। ठीक है, पटरी का इस्तेमाल करना, ऐसे। बोलो, ये नियम है। ठीक है, तुम कितना भी चाहे गिड़गिड़ा लो, इसके सामने हाथ पांव जोड़ लो,
कि कहीं और से गुजर लो, कहीं और से गुजर लो, नहीं गुजरेगी। अगर समांतर आएगी तो फोकस से ही जाएगी, ये नियम है और नियम कभी बदलता नहीं है। समझ में आई बात? नियम कभी नहीं बदलेगा, फोकस से समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी अवतल दर्पण में। ठीक, बताओ पहला नियम इसमें समझ में आया? इसमें देखो क्या होगा, इसमें अगर प्रकाश किरण मुख्य से समांतर आएंगी ऐसे तो यहाँ से नहीं जाएगी, बल्कि ये जाएगी वास्तव में परावर्तन के बाद इधर इधर जाएगी, इस तरफ। लेकिन अगर इसको हम पीछे बढ़ाएंगे तो हमको लगेगा कि फोकस से जा रहे हैं। ये वास्तव में फोकस से तो नहीं जा रही है, लेकिन फोकस से जाते हुए प्रतीत हो रही है। देखो, फोकस से जाते हुए प्रतीत हो रही है, बोलो। और इसमें वास्तव में फोकस से जा रही है, रियल में फोकस से जा रही है, और इसमें फोकस से जाती हुई प्रतीत हो रही है। ये है पहला नियम। बताओ इसमें क्या दिक्कत है? इसमें तुमको क्या समस्या है? कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट है दिमाग में? नहीं है ना, सिंपल सी चीज है। समांतर अगर खींच के आएगी तो अवतल दर्पण होगा तो फोकस से जाएगी, उत्तल दर्पण होगा तो फोकस से जाते हुए प्रतीत होगी। क्लियर बात? अब बताओ क्या इसको लिखने की जरूरत है? क्या देख के नहीं पता चल रहा है? ये बात पता चल रहा, क्या करना है लिखना है। आप बताओ नंबर दो देखो, नियम नंबर 2। पहला नियम हो गया, पहला नियम हो गया। दूसरा नियम देखो, दूसरे नियम में फिर हम ऐसे डायग्राम बनाएंगे। आ जाए फोकस से गुजरती हुई आ जाए, समांतर ना है, मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित फोकस बिंदु से होकर ऐसे गुजरते हुए आए ऐसे, और दर्पण के ऊपर पड़े तो कहां से जाएगी वो? तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, निश्चित रूप से परावर्तित होकर के वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर है। देखो, ये समांतर का मतलब तो सबको पता है ना। समांतर का मतलब क्या होता है बताओ? समांतर, समांतर का मतलब समान अंतर। समांतर का मतलब ये नहीं कि बराबर, समांतर का मतलब है बीच की दूरी हर जगह बराबर हो, उसको समांतर कहते हैं। जैसे ट्रेन की पटरी, ट्रेन की पटरी, दो पटरियां होती हैं लोहे की, उस पर ट्रेन चलती है। तो ट्रेन की पटरी, दोनों के बीच की दूरी बराबर रहती है हर जगह की? नहीं। अगर ये बराबर न रहे तो ट्रेन पलट जाएगी। बराबर रहना ही पड़ेगा, तुम चाहे जितनी दूर चले जाओगे बराबर रहेगी। समांतर रेखाओं को जितना भी आगे बढ़ाओगे ये जल्दी कटेंगे नहीं, ये कटेंगे नहीं, क्योंकि समांतर है ना, तो कटेंगे नहीं। बीच की दूरी हर जगह बराबर है तो ये आपस में मिलेंगे नहीं, कटेंगे नहीं। ऐसी रेखाओं को समांतर रेखाएं कहते हैं, जो आगे बढ़ाने पर कभी न कटे, उनको समांतर रेखाएं कहते हैं। इन दोनों रेखाओं को तुम कितना भी आगे बढ़ा के लिए चले जाओ, अगर समांतर है तो उस बहुत दूर चले जाओगे, कटेंगी नहीं। और इन दोनों रेखाओं को आगे बढ़ाओगे तो यही कट जाएंगे, तो ये असमांतर रेखाएं। बताओ क्लियर हुई बात कि नहीं? समांतर है तो ये समांतर हो जाएगी कब? जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से गुजर के आएगी और दर्पण से टकराएगी और दर्पण से परावर्तित होगी, और परावर्तित होकर के कहाँ चली जाएगी? समांतर। देखो बीच की दूरी बराबर है कि नहीं है? तो समांतर है। अच्छा, अब समांतर है कि नहीं है? अभी भी है। अब अभी भी है। बराबरी का मतलब ये नहीं होता है, बराबरी का मतलब होता है साइज बराबर हो, दूरी बराबर हो, और समांतर का मतलब कुछ और ही होता है। समझ गए? समांतर का मतलब बीच की दूरी बराबर हो। तो ये है अवतल दर्पण में पहला दूसरा नियम। इसमें देखो, इसमें अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस की तरफ आ रही हो, फोकस से तो नहीं आ सकती क्योंकि इधर से आएगी ना प्रकाश की किरण, तो उस पार तो जा नहीं पाएगी, तो फोकस की तरफ तो आ ही सकती है। बताओ आ सकती है कि नहीं? अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस की तरफ आएगी ऐसे ऐसे, देखो तरफ आ रही है तो हम इसके पीछे डॉटेड लाइन बनाएंगे। ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, दर्पण के पीछे जो भी काम तुम करोगे वो सारे काम काल्पनिक होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? फिर दर्पण के पीछे प्रकाश जा ही नहीं पाएगा। बोलो, तो सारे काम काल्पनिक हो तो होंगे, प्रतीत ही तो होंगे, प्रतीत होंगे। और जब कोई चीज प्रतीत होगी तो रियल में तो होगी नहीं, तो हमको डॉटेड लाइन खींचनी चाहिए।
दर्पण के पीछे हमेशा डॉटेड लाइन खींचनी चाहिए, डॉटेड लाइन खींची है, इसमें भी देखो डॉटेड लाइन खींची है, खींची नहीं खींची, तो प्रकाश फोकस की तरफ आएगा और परावर्तित होकर के कहाँ चला जाएगा, मुख्य अक्ष के तब भी समांतर हो जाएगा, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा, ऐसे बोलो, परावर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा, ऐसे आएगा फोकस की तरफ समांतर हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो गया। इसमें भी समांतर होगा, लेकिन इसमें वास्तव में फोकस के ऊपर से आएगा तब समांतर होगा, इसमें फोकस की तरफ आएगा तब समांतर होगा। क्लियर हुई बात, कोई डाउट नहीं ना? बताओ दोनों नियम समझ में आए, कहीं लिखने की जरूरत है नहीं, लिखने खाली चित्र बनाना पड़ेगा बस। अब थर्ड नंबर देखो, थर्ड नंबर, अगर ये तुम नियम सीख गए ना तो आगे की चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, और इसमें कुछ सीखने के है ही नहीं, बहुत आसान है ये, बोलो। अब इसमें हम पॉलिश कर दें, देखो सब लोग बोर्ड पे, सब लोग बोर्ड पे देखो। तीसरा नियम हमारा ये कहता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, ये कौन सा बिंदु है, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र से होकर के आए ऐसे और दर्पण के ऊपर गिरे, यानी कि आपतित हो ऐसे, बोलो। अवतल दर्पण में अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र के ऊपर से आएगी तो क्या वो उस दर्पण के ऊपर लंबवत नहीं होगी? कल बताया था कि नहीं बताया था? वक्रता केंद्र से अगर वृत्त पर खींचोगे रेखा तो लंबवत होती है, ये लंबवत होगी, और लंबवत अगर गिरेगी प्रकाश की किरण तो परावर्तित होके अपने ही मार्ग पे वापस जाएगी कि नहीं जाएगी, क्योंकि तब तो आपतन कोण 0 होगा। तो वक्रता केंद्र से आने वाले प्रकाश की किरण परावर्तित होकर के अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाएगी, जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से वापस चुपचाप चली जाएगी, बिना किसी को डिस्टर्ब किए, समझ गए, बंद किए, जिस रास्ते से आई उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। ये कब होगा, जब वो वक्रता केंद्र सी से होकर के आएगी तब होगा। और इसमें इसमें वक्रता केंद्र के ऊपर से तो नहीं जा सकती, लेकिन उसकी तरफ तो आ सकती है ना, उसकी तरफ आ सकती है। तो अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की तरफ जाएगी, तरफ जाएगी तो बिल्कुल ऐसे होना चाहिए, डायरेक्शन उसी तरफ होना चाहिए, मतलब पटरी तुमको रख करके ऐसे खींचना है, इधर डॉटेड करना है, इधर डार्क करना है, ऐसा नहीं कि यहाँ तक खींचा था यहाँ तक बादल खींचा, रेखा वही होगी लेकिन उसकी तरफ होगी, समझ में आई बात? तो अगर वक्रता केंद्र की तरफ जाएगी प्रकाश की किरण इसमें तो भी वही नियम लगेगा, अपने ही मार्ग पे वापस लौट जाएगी। तो हमको ये डायरेक्शन जरूर बनाने चाहिए, ये अगर डायरेक्शन नहीं बनाओगे तो पता कैसे चलेगा किरण किधर जा रही, इसका मतलब ये इधर जा रही, फिर इसका मतलब ये इधर जा रही, इसमें देखो इधर आ रही तो ये इधर जा रही परावर्तित होकर के, है कि नहीं? इसमें वक्रता केंद्र से होके जा रही तो अपने ही मार्ग पर वापस जा रही, तो वापस जाने वाला भी तो बनाना पड़ेगा, डायरेक्शन नहीं बनाओगे तो पता नहीं चलेगा कि किरण कहाँ जा रही, इसलिए डायरेक्शन बनाना बहुत जरूरी होता है, समझ में आई बात? हम तुमसे अगर कहें ये किरण है बताओ किधर जा रही है, कोई बता दे तो जाने, बता सकते हो ये किधर जा रही है? नहीं पता, और अब बता दोगे किधर जा रही है, उधर जा रही है, समझ रहे हो ना, बहुत जरूरी है। तो बताओ ये तीनों नियम समझ में आए कि नहीं आए, किरण आरेख खींचने के, हैं? इनको सीख गए ना? तो अब हम आगे पढ़ाएंगे प्रतिबिंब बनने की स्थितियां, उससे पहले इसको उतार लो फिर बताएं, उतारो। हेडिंग है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में, यह अवतल दर्पण द्वारा लिखो, अवतल दर्पण द्वारा बनने की स्थितियां, प्रतिबिंब बनने की स्थितियां, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियां, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर, ये तो होगा अंग्रेजी में, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर, ठीक है? तो यहाँ पे ध्यान दो, अवतल दर्पण है ये,
तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियां, पहले हम अवतल दर्पण क्यों पढ़ाने जा रहे हैं और अवतल दर्पण में स्थितियां कितनी होती हैं, ये बात हम सुन लो पहले। देखो, अवतल दर्पण में कुल 6 स्थितियां होती हैं। कितनी? 6 स्थितियां होती हैं। ठीक है, पहली बात। और उत्तल दर्पण में केवल 2 ही स्थितियां होती हैं। कितनी स्थितियां होती हैं? केवल 2 स्थितियां होती हैं। तो इसके पीछे का क्या कारण है कि अवतल दर्पण में 6 स्थितियां क्यों होती हैं और उत्तल दर्पण में केवल 2 ही स्थितियां क्यों होती हैं? क्या कारण है इसके पीछे? और 6 स्थितियां हैं, इसीलिए हम पहले पढ़ाएंगे अवतल दर्पण में स्थितियां, फिर पढ़ाएंगे उत्तल दर्पण में स्थितियां। सब लोग बोर्ड पे देखो, बोलो, बाद में उतार रहा। तो उत्तल अवतल दर्पण में 6 स्थितियां क्यों हैं, देखो जरा, बताते हैं। जरा अवतल दर्पण को ध्यान से देखो तो सही, एक बार अवतल दर्पण को ध्यान से देखो जरा सब लोग। ऐसा होता है अवतल दर्पण, और ये अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष है, और ये अवतल दर्पण का ध्रुव है, और इधर ही फोकस होता है इस तरफ, सामने ही इसके, और इसी के सामने वक्रता केंद्र होता है। इसके पीछे क्या कुछ होता भी है? इस अवतल दर्पण के पीछे क्या होता है? पॉलिश है। पॉलिश के और पीछे जाओ इधर, यहाँ पे तुमको कोई बिंदु नजर आ रहे हैं क्या? नहीं। इसके जितने भी मुख्य चीजें हुए, जैसे मुख्य फोकस है, ध्रुव है, ध्रुव तो मान लिया दर्पण पे ही होता है, बोलो, और मुख्य फोकस है, वक्रता केंद्र है, जो भी इसके कंपोनेंट्स हैं, जो भी इसकी चीजें हैं, वो सब इस दर्पण के आगे ही तो हैं। बताओ, है आगे कि नहीं आगे? तो अगर हम इसके सामने वस्तु को रखेंगे ना, तो अलग अलग स्थितियां, बहुत सारी स्थितियां बन सकती है। जैसे अगर हम वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो एक स्थिति तो ये बन जाएगी कि प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। और अगर हम वस्तु को और थोड़ा नजदीक ले आए, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रख दें, तो एक दूसरी स्थिति बन जाएगी। अगर हम उस वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखें और फिर देखें प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो एक तीसरी स्थिति नहीं बन जाएगी। और अगर हम उस वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखें तो देखेंगे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो एक चौथी स्थिति बन जाएगी। और अगर हम उस वस्तु को फोकस के ऊपर रखें तो एक पांचवी स्थिति बन जाएगी। और अगर हम उस वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखें तो एक छठी स्थिति बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? तो ये जो स्थितियों का निर्माण कर रहा है वो कौन कर रहा है? ये बिंदु कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? ये बिंदु ना होते तो क्या ये स्थितियां होती? बताओ, नहीं होती। इन बिंदुओं की वजह से ही 6 स्थितियां हो पा रही। बात समझ में आ रही? इसलिए अवतल दर्पण में 6 स्थितियां, क्योंकि अवतल दर्पण का मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र, ये सब बाईं ओर होता है, वस्तु की तरफ होता है। समझ में आई बात? इसलिए अवतल दर्पण में 6 स्थितियां होती हैं। और उत्तल दर्पण को जरा ध्यान से देखो एक बार, देखो इसके शकल को। उत्तल दर्पण ऐसा होता है, ऐसा ऐसा लग रहा है मुंह फुला के बैठा हुआ है, गाल फुला के बैठा हुआ है, ऐसा लग रहा है, नहीं लग रहा है? उत्तल दर्पण की शक्ल ऐसी होती है। उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस, ये तो ध्रुव हो गया, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस इधर होता है, वक्रता केंद्र इधर होता है पीछे साइड में, और इधर हम किसी वस्तु को रख नहीं सकते। क्या दर्पण के पीछे वस्तु रखने से प्रतिबिंब बन जाएगा? क्या अपना चेहरा दर्पण के पीछे से देखोगे तो दिख जाएगा? ट्राई करना जाके आज। लेकिन कोई तुमको देख ना रहा हो, न पर झाड़ फूक शुरू हो जाएगा, फिर इसको क्या हो गया, जाके खड़े होके देखना, क्या उसमें तुमको अपना चेहरा दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो दर्पण के पीछे वस्तु तो रखी नहीं जा सकती, बोलो, दर्पण के आगे रखी जाएगी। अब आगे बताओ, कोई बिंदु तुमको नजर आ रहे हैं क्या? नहीं, तो क्या स्थितियां बन जाएगी? यहाँ तो 2 ही स्थितियां बन सकती है, या तो वस्तु तो अनंत पे होगा और या तो वस्तु नजदीक होगा। 2 में से एक जगह पे वस्तु होना चाहिए, या तो बहुत दूर या तो नजदीक, या तो बहुत दूर या तो नजदीक। इसीलिए उत्तल दर्पण में सिर्फ 2 स्थितियां संभव है, अवतल दर्पण में 6 स्थितियां संभव। क्यों संभव, मैंने बता दिया। तो कोई पूछ ले क्यों संभव, तो ये बता सकते हो कि अवतल दर्पण में 6 स्थितियां क्यों संभव। तुम पूछ सकते हो किसी से कि अवतल दर्पण में 6 स्थितियां क्यों होती हैं, बताओ जरा हमको।
अभी बताओ तुरंत इसी समय पढ़ेंगे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की स्थितियां, और इसमें होती है 6 स्थितियां। स्थिति का नाम है जब वस्तु कहाँ स्थित हो, अनंत पर स्थित हो। अनंत, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, मौजूद हो, रखा हो, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर। जब वस्तु अनंत पर रखा हो, मौजूद हो, स्थित हो, प्लेस्ड हो, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे। बस वस्तु कहाँ होनी चाहिए, अनंत पे होनी चाहिए, दर्पण से अनंत पे होनी चाहिए, ध्यान रखना, समझ गए। तो हम देखेंगे कि इसमें प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ठीक है, रुक जाओ भी लिख लेना। फिर हम देखेंगे प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है कि प्रतिबिंब छोटा बन रहा है, प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है कि आभासी बन रहा है। प्रतिबिंब तो 2 प्रकार का होता है, वास्तविक और आभासी। वास्तविक बन रहा है कि आभासी बन रहा है, बड़ा बन रहा है कि छोटा बन रहा है, एक उल्टा बन रहा है कि सीधा बन रहा है, ये 3 चीजें देखनी है हमको। कौन कौन सी 3 चीजें, वस्तु कहाँ बन रहा है, वस्तु बड़ा बन रहा है कि छोटा बन रहा है, आभासी बन रहा है कि वास्तविक, उल्टा बन रहा है कि, तो 4 चीजें हो गई हैं? हैं? तो हम एक काम करेंगे, जो वो है बड़ा आभासी और वास्तविक वाली बात होगी, उसमें उल्टा सीधा लिखवा देंगे, क्योंकि हमने तुमको बता रखा है कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं वो ज्यादातर सीधे होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब जो होते हैं वो ज्यादातर उल्टे होते हैं, आभासी प्रतिबिंब ज्यादातर सीधे बनते हैं। ठीक, समझ में आई भाई? यही 3 चीजें पे फोकस रखना है। तो हम यहाँ पे बनाएंगे सबसे पहले अवतल दर्पण। किरण आरेख खींचना सब लोग सीख लो, ऐसे बनता है अवतल दर्पण। देखो बन गया अवतल दर्पण, सब लोग बोर्ड पे देखो। ये हो गया मुख्य अक्ष, ये हो गया ध्रुव, ध्रुव हो गया कि नहीं, और अवतल दर्पण है जिसका फोकस इधर रहेगा और वक्रता केंद्र यहाँ रहेगा। देखो इधर देखो सब लोग बोर्ड पे। वस्तु कहाँ रखनी चाहिए हमको इसमें, अनंत पे। अनंत कहाँ होता है, किसी भी यंत्र के द्वारा मापी ही ना जा सके, ठीक, वो दूरी अनंत दूरी कहलाती है। या एक कह लो कि एक बहुत बड़ी दूरी, जितनी बड़ी दूरी की हमारी वहां तक पहुंच नहीं हो सकती है ना, वहां तक हम पहुंच नहीं सकते, बहुत ज्यादा लंबाई, बहुत ज्यादा दूरी। जैसे सूर्य हमारे पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर है, 15 करोड़ किलोमीटर है, नहीं है? तो ये दूरी क्या कम है? नहीं है ना, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। तो हम कह सकते हैं कि सूर्य अनंत पर है। जब कोई चीज हमारे औकात से बाहर हो जाए तो समझ लो वो अनंत पे है। जब इंसानों से बाहर चला जाए कोई चीज तो अनंत पे है। समझ रहे हो कि नहीं, बोलो। तो अनंत का मतलब होता है बहुत दूर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे कोई चीज हो नहीं सकती, हो सकती है ना। सूर्य अनंत पे मान ले, लेकिन क्या आसपास तक पहुंच है वो भी इंसानों की नहीं, इंसानों के द्वारा बनाए गए कुछ उपकरणों की पहुंच है। जैसे इंसानों ने एक पार्कर सोलर प्रोब बनाया था। इंसानों द्वारा बनाई गई पार्कर सोलर प्रोब एक ऐसा यान है, एक ऐसी मशीन है जो इंसानों द्वारा बनाई गई है और सूरज से बहुत करीब है। बहुत करीब का मतलब इतनी भी करीब नहीं है कि जाके उसके साथ खेल वोल रहा हो, नहीं। बहुत करीब का मतलब है कुछ लाख किलोमीटर दूर है, समझ गए, इंसानों द्वारा। इसका नाम है पार्कर सोलर प्रोब। और वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, वहां पे जाकर के वो चक्कर लगा रहा है और उसके बारे में स्टडी कर रहा है, और स्टडी करके यहाँ तक सिग्नल भेज रहा है, कहाँ, पृथ्वी पे। और ये किसके द्वारा भेजा गया था, नासा के द्वारा भेजा गया था, लगभग 2018 या 20 में भेजा गया था, शायद 18 में भेजा गया था, तो एग्जैक्ट हमको नहीं मालूम। लेकिन मनुष्य के द्वारा बनाया गया एक स्पेस है, स्पेस क्राफ्ट, इसका नाम है पार्कर सोलर प्रोब। वो भेजा गया था सूर्य के पास, तो सूर्य के पास गया है, पास ही गया है खाली, बस। और नजदीक जाएगा तो जल जाएगा, समझ रहे हो। तो सूर्य जो है हमसे लगभग अनंत दूरी मान के चलो, है कि नहीं। और एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई वस्तु अनंत पर है, अनंत पर, और वहां से प्रकाश की किरणें आएंगी तो समांतर आएंगी,
कैसे आएंगे? समांतर, तभी तो वो हम तक पहुंचेंगे। असमांतर होंगे तो बीच ही मिल जाएंगे, है कि नहीं? समांतर होंगे तभी वो यहाँ तक आ पाएंगे, सीधे चलेंगी तभी तो आ पाएंगे। जैसे ट्रेन की पटरी होती है, वो समांतर चलते हैं तभी तो हम बहुत दूर चली जाते हैं। और ट्रेन ही होंगी तो रास्ते में ही मिल जाएंगे, रास्ता खत्म, ट्रेन खड़ी। समझ रहे हो कि नहीं? तो अनंत पे अगर कोई वस्तु है और वहां से किरणें आ रही हैं प्रकाश की, तो कैसी आ रही होंगी? समांतर आ रही होंगी। तो चलो मान लो कि ये अनंत है, ये बिंदु अनंत है, अनंत पे वस्तु रखा है। वस्तु को हमेशा तीर से बनाएंगे, खड़ा तीर, ठीक। ये अनंत पे रखती है वस्तु, और अनंत से हम प्रकाश की किरणों को लेकर आएंगे, यहाँ से प्रकाश किरणों को लेकर आएंगे। प्रकाश किरणें यहाँ से आएंगी, तो यहाँ से आएंगी तो कैसी आएंगी बताओ? समांतर आएंगे, मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी। तो पहले प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी। अब लगाओ नियम, अभी नियम पढ़े हो 3, बताओ कौन सा नियम लगाए? तुमको कोई नियम याद आया इसको देख करके? कौन सा नियम? पहला नियम याद आया होगा। पहला नियम बताया था कि अगर समांतर आएगी तो कहां से जाएगी परावर्तन के पास? फोकस से। नियम नहीं छोड़ना है, यहाँ से आएगी परावर्तन के बाद। नियम कहता है कि फोकस से जाएगी तो फोकस से ही जाएगी, समझ गए? जो नियम कहेगा वही तुमको फॉलो करना है, अपनी तरीके से कहीं से भी मत खींच देना। तो पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी और फोकस से चली जाएगी, और इसी तरीके से दूसरी प्रकाश की किरण भी समांतर आएगी। नीचे से ले आए, ऐसे समांतर आएगी, और परावर्तन के बाद नियम के अनुसार निश्चित रूप से ये फोकस से ही चली जाएगी। और इस प्रकार दोनों प्रकाश किरणें कहाँ कट रही? परावर्तन के बाद दोनों किरणें कहाँ कट रही? मुख्य फोकस पे। और हमने जब प्रतिबिंब की परिभाषा पढ़ाई थी तो हमने कहा था कि वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तित होकर के या लेंस से अपवर्तित होकर के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वह बिंदु उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। याद आया कुछ? दिमाग में जोर डालो। यही रहता था कि परावर्तन के बाद जब किरणें वापस आए और जहां मिल जाएं वही प्रतिबिंब है, ये तो बताया था। या मिलती हुई प्रतीत हो वही प्रतिबिंब है, याद आया? तो परावर्तन के बाद ये आई नहीं आई, और यहाँ मिली कि नहीं मिली? कहाँ मिली? फोकस पर मिली, तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस भी बनेगा, है। और इतना छोटा प्रतिबिंब बनेगा कि दिखेगा ही, छोटा सा बनेगा, बिंदु जैसा। इसका प्रतिबिंब ये है बिंदु जैसा, है बिंदु जैसा। क्यों बिंदु जैसा दिख रहा है? क्योंकि बहुत छोटा है, समझ गए? और प्रतिबिंब वास्तविक बनता है कि आभासी बनता है? बताओ जरा। क्योंकि प्रकाश की किरणें वास्तव में कट रही है, और जब वास्तव में कटती हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक बनता है। तो हमको सबसे पहले इसमें क्या लिखना चाहिए? प्रतिबिंब की स्थिति, यही तो लिखोगे, प्रतिबिंब की स्थिति। और स्थिति में क्या लिखोगे बताओ? प्रतिबिंब की स्थिति में लिखोगे मुख्य फोकस पर, दर्पण के मुख्य फोकस एफ पर, है ना? मुख्य फोकस एफ पर प्रतिबिंब बन रहा है। और बताओ, और हमको इसमें से क्या बात जानकारी मिल रही है? और क्या जानकारी मिल रही है? और हमको ये मिल रही है कि प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक है, क्योंकि वास्तव में किरणें कट रही है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? वास्तविक। तो प्रतिबिंब की प्रकृति, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे आगे? वास्तविक लिखेंगे, वास्तविक। अभी रुक जाना, कोई मत लिखना। वास्तविक प्रतिबिंब। अच्छा, वास्तविक प्रतिबिंब हमने बताया था कैसे होते हैं? उल्टे होते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कैसे होते हैं? उल्टे। तो यहाँ उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, है ना? ऐसा बनेगा प्रतिबिंब, ऐसा। ये वस्तु सीधा है, प्रतिबिंब ऐसा बनेगा। समझ में आया? छोटा सा बनेगा, वास्तविक है ना? तो यहाँ ब्रैकेट करके उल्टा भी लिख सकते हो, बोलो। अच्छा, और हमको क्या जानकारी मिल रही बताओ जरा? और क्या जानकारी मिल रही? और हमको मिल रही है कि वस्तु बहुत बड़ी है और प्रतिबिंब बहुत छोटा है। इसका मतलब इसका आकार, यानी कि प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार, आकार। और प्रतिबिंब का आकार बताओ कैसा है? वस्तु से
वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा आकार है। अब बताओ तुमको इसमें क्या नहीं समझ में आया। दूसरा देखो, दूसरी परिस्थिति देखो। अब वस्तु को थोड़ा नजदीक लेके आएंगे, और जब वो वस्तु नजदीक आएगी तो वो वस्तु जो होगी दिखने लगेगी, यहाँ आ जाएगी, हमारे हमारे जो है कंट्रोल के आ जाएगी, अंडर में आ जाएगी, है ना। मतलब हम उसकी दूरी नाप सकते हैं, अब इतनी नजदीक आ जाएगी। तो उसको हम लिखेंगे जब वस्तु, मतलब नजदीक आ जाएगी लेकिन वक्रता केंद्र से दूर ही रहेगी, समझ गए। तो जब वस्तु अनंत अनंत तथा वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो, मध्य स्थित हो, बोलो। When object placed between center of curvature and infinity, infinity और center of curvature के बीच में प्लेस हो ऑब्जेक्ट, मतलब वस्तु, तो प्रतिबिंब देखो कहाँ बनेगा, स्थिति कैसी होगी, प्रकृति कैसी हो, आकार कैसा होगा। तो हम सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, फिर देखेंगे, फिर निकाल के उसमें जानकारी वहां लिखेंगे, समझ गए। ऐसा ही डायग्राम बनेगा और चीजें कुछ चेंज हो जाएंगी, देखो, क्योंकि प्रतिबिंब की वस्तु की स्थिति चेंज हो रही है, तो प्रतिबिंब की भी तो स्थिति चेंज हो जाएगी, बोलो, चेंज होगी। ये हो गया इसका मुख्य अक्ष, ये हो गया ध्रुव, बोलो, ये हो गया मुख्य फोकस, ये है वक्रता केंद्र, और ये है वस्तु। देखो वस्तु नजदीक है कि नहीं है, वक्रता केंद्र से दूर है, लेकिन अनंत पे नहीं है, अनंत से नजदीक है। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है वस्तु के नहीं, बताओ, बोलो सब लोग। यहाँ देखो बोर्ड पे, अब देखो जरा, अब पहली प्रकाश की किरण जो होगी वो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, ऐसे ऐसे जाएगी। तो बताओ वहां नियम के अनुसार कहाँ से आएगी, मुख्य फोकस से आएगी, ऐसे मुख्य फोकस से इधर चले जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण जाएगी फोकस से, दूसरी प्रकाश की किरण कहाँ जाएगी, मुख्य फोकस से, ऐसे। और नियम के अनुसार फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद क्या हो जाते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाते हैं। तो मुख्य अक्ष के ऐसे समांतर कर देना है, ऐसे ऐसे समांतर कर देना है, ठीक। मुख्य अक्ष का समांतर हो गई, है समांतर, टेढ़ी नहीं लग, टेढ़ी लग रही है, मुख्य अक्ष के समांतर कर देना है। अब है, अब है समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। अब जरा एक बात बताओ, ये प्रकाश किरण समांतर गई तो फोकस से चली गई, तो ये जाने वाली किरण है परावर्तित किरण। ये प्रकाश किरण आई, फोकस से आई, तो परावर्तित होकर के इधर से चली गई। तो परावर्तित किरणें कहाँ कट रही हैं, इस बिंदु पे कट रही, नहीं कट रही हैं, देखो ध्यान से, परावर्तित किरणें यही तो कट रही हैं। इसको थोड़ा साइड कर लो, ये बीच में आ रहा है, टांग अड़ा रहा है, यहाँ कर लो, यहाँ, ठीक। बताओ यहाँ कट रही है कि नहीं कट रही है, यहाँ कट रही है। तो यहीं पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा, इसी बिंदु पर। देखो प्रकाश किरणें कहाँ से चली थी, वस्तु के सिरे से चली थी, तो प्रतिबिंब सिरे वाला यही पे बनेगा, नीचे की तरफ, है ना, नीचे कट रही ना, सिरे वाला नीचे, तो ये उल्टा बनेगा, ऐसा। वास्तव में कट रही है इसलिए मैंने डार्क बनाया, आभासी बनेगा तो डॉटेड बनेगा, समझ में आई बात। तो ये वस्तु का प्रतिबिंब है, ये वस्तु है, ये वस्तु का प्रतिबिंब है। ये कौन है बताओ जरा, ये कौन है, ये वस्तु है, ठीक। और ये कौन है, ये है प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब है। और अगर हम इसको बिंब कह दें तो कोई दिक्कत होगी भला, इसको बिंब भी तो कह सकते हो, एनसीईआरटी के बुक में बिंब लिखा हुआ है। अब तुम एनसीईआरटी किताब खोलोगे तो बिंब, बहुत सारे बच्चे कहते हैं अरे बिंब क्या है, डर जाते हैं। बिंब को मतलब वस्तु ही कहते हैं। अब हमको एक बात बताओ, प्रतिबिंब की स्थिति में हम क्या लिखेंगे बताओ, जितनी जानकारियां निकल के आई वो हमको लिखना है। प्रतिबिंब की स्थिति में हम क्या लिखेंगे बताओ, कहाँ बन रहा है प्रतिबिंब बताओ, ये वक्रता केंद्र है, ये मुख्य फोकस है, इन दोनों के बीच में बनना है, नहीं बनना है, क्या लिखोगे भाई, किसी का रेफरेंस तो लेना पड़ेगा ना, लेना पड़ेगा ना। जैसे तुमको किसी का पता नहीं मालूम हो
तो तुम क्या कहते हो, किस जगह पे तुम्हारा घर है? तो कहते हो कि हमारे घर के सामने खंभा लगा हुआ है, हमारे घर के सामने मिठाई की दुकान है ना? बताते हो नहीं बताते हो? कोई रेफरेंस बताते हो कि नहीं बताते हो? तो इसको भी तो रेफरेंस के तरीके से बताओगे कि ये कहाँ बनेगा, सी और एफ के बीच में बनेगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सी तथा एफ। चाहो तो ऐसे लिख लो सी तथा एफ के बीच में, और चाहे इनके नाम लिख दो, क्या वक्रता केंद्र मुक्त फोकस के बीच में लिख दो, ऐसे भी तो लिख सकते हो पूरा पूरा नाम लेके। अच्छा प्रकृति बताओ जरा, प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति। अब प्रकृति में क्या लिखोगे, वास्तव में किरणें कट रही हैं, देखो तो वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। अब वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है बताओ? उल्टा, तो ये जरूर लिखा करो, उल्टा सीधा जरूर लिखा करो, ठीक है? हाँ। उसके बाद प्रतिबिंब का आकार देखो है, बताओ प्रतिबिंब का आकार कैसा है? दिखने में तुमको कैसा लग रहा है? छोटा लग रहा है, नहीं लग रहा है? तो यहाँ पे क्या लिखोगे, प्रतिबिंब का आकार। और प्रतिबिंब का आकार है कैसा? वस्तु से छोटा। ऊपर बहुत छोटा लिख दिया था, तो बहुत छोटा था तो बहुत छोटा लिखा था मैंने। अब बहुत छोटा नहीं है, लेकिन हाँ छोटा है, वस्तु से छोटा लिख दो। बताओ आई बात समझ में? क्या कठिन है बताओ इसमें, तुमको क्या कठिन लग रहा है? बस तुम डायग्राम बनाओगे कैसे, प्रैक्टिस करोगे, बनते जाएगा। अब तीसरी स्थिति है जब वस्तु वक्रता केंद्र और सी पर स्थित हो। ये वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र को ही हम सी कह रहे हैं, ठीक? वहां पे वस्तु स्थित हो तो हम देखेंगे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, प्रकृति कैसी होगी, सब बातें हम करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या बना ले, अवतल दर्पण बना ले। ऐसे अवतल दर्पण बनेगा, अवतल दर्पण बन गया, ठीक? और ये है इसका मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है, इसका नाम हम पी दे देंगे, ठीक? और ये इसका नाम है एफ, और इसका नाम है सी। बोलो सब लोग बोर्ड पे। जब वस्तु अनंत पे थी तो प्रतिबिंब कहाँ बना था, फोकस पे बना था। ध्यान से देखो, अनंत पे थी, प्रतिबिंब कहाँ बना था, फोकस पे बना था, बिंदु के आकार का। जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में आई थी तो प्रतिबिंब कहाँ बना था, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। समझ गए? अब जरा अपना दिमाग लगाओ, दिमाग, कि जब हम और थोड़ा नजदीक ला रहे हैं वस्तु को वक्रता केंद्र पे, तो प्रतिबिंब को किधर जाना चाहिए, इधर की इधर? अनंत पे था तो प्रतिबिंब यहाँ बना। ध्यान से समझो, जब अनंत से वक्रता केंद्र और अनंत के बीच आया तो प्रतिबिंब किधर आया? अब तुमको क्या लगता है कि वस्तु और नजदीक जब आएगी, वक्रता केंद्र पे आके गिरेगी, तो क्या लगता है प्रतिबिंब कहाँ जाएगा बताओ? इधर जाएगी कि इधर जाएगी? सी की तरफ जाएगी, मतलब सी पे ही चली जाएगी, हो सकता है सी पे ही चली जाए, ठीक है? और थोड़ा सा हम इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, थोड़ा सा और दूर कर देते हैं। यहाँ एफ कर देते हैं, यहाँ कर देंगे एफ, और इसके जस्ट डबल दूरी यहाँ पर कर देंगे सी। समझ में आया? सब लोग बोर्ड पे देखो, ये हमने वस्तु को रख दिया यहाँ पे। कोई भी डायग्राम बनाने से पहले तुम्हारे दिमाग को पहले से पता होना चाहिए कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कभी डायग्राम गलत नहीं होगा। अगर पहले तुमको पता है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा तो डायग्राम कभी गलत नहीं होगा। समझ गए? और तुमको पता ही नहीं कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा तो गलत होने की संभावना ज्यादा रहेगी, है या नहीं? अब तुमको पता होना चाहिए कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे ही बनेगा। कहाँ बनना चाहिए, वक्रता केंद्र पे बनना चाहिए, है ना? तो देखो पहले प्रकाश किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, ऐसे नियम तो लगाने पड़ेंगे ना, वैसे ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर जाने पर प्रकाश किरण कहाँ से वापस आते हैं, नियम के अनुसार मुख्य फोकस पे आते हैं। तो यहाँ से खींच दे लाइन ऐसे, देखो ये देखो मुख्य फोकस से चली गई परावर्तन के बाद, और दूसरी प्रकाश की किरण जाएगी मुख्य फोकस से
यहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी, ऐसे जाएगी, और फिर ये परावर्तित होकर के कहाँ से जाएगी, समांतर हो जाएगी, तो इसको ऐसे समांतर कर देंगे, ऐसे समांतर है, समांतर। ठीक है, देखो कर दिया समांतर। अब ये दोनों प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद इस जगह कट रही, तो इसका प्रतिबिंब देखो नीचे ही तो बनेगा। ये सिर है ना, सिर से ही किरणें चली थी और यहाँ कट रही, तो सिर का प्रतिबिंब नीचे बनेगा, तो ये प्रतिबिंब कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा। समझ में आया? ये वस्तु है और जस्ट उसके नीचे प्रतिबिंब बन रहा है, सी पर, मतलब सी पर वस्तु है तो सी पर ही प्रतिबिंब बन रहा है। सी मतलब वक्रता केंद्र पे, और लेकिन नीचे की तरफ बन रहा है, यानी कि उल्टा बन रहा है और वास्तविक बन रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? ये ऊपर वाला है वस्तु, ये है वस्तु, और ये है उसका प्रतिबिंब। बताओ क्या कठिन है कुछ कठिन नहीं ना, तुमको पता होना चाहिए कि कहाँ घट रहा है। अच्छा एक चीज और समझो, बहुत सारे बच्चे जब ये डायग्राम बनाते हैं ना, तो डायग्राम बनाने में कुछ एरर हो जाता है, कुछ मिस्टेक्स हो जाती है, कुछ कमियां हो जाती है, गलतियां हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये बिंदु कहीं आगे कट रहा होता है, कहीं पीछे कट रहा होता है, और जबकि कटना चाहिए जस्ट सी के नीचे। तो हमको क्या करना चाहिए? तो हमको ये काम करना चाहिए, जानते हो क्या करना चाहिए? हमको जो है ये जो वक्रता केंद्र है ना, वक्रता केंद्र, मतलब एक काम करना चाहिए कि जो फोकस बिंदु है और वक्रता केंद्र, इनके बीच की दूरी को देख लेना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि दूरी कम ज्यादा हो गई। ये कमियां तभी नजर आएंगी जब तुम दूरियों को बराबर नहीं लोगे, ये दूरी बराबर नहीं लोगे, रेखाएं समांतर नहीं लोगे, तभी कमियां आएंगी। और अगर रेखाएं समांतर लोगे, दूरियां बराबर लोगे, तो पक्की बात है यहीं पे कटेंगी रेखाएं। समझ रहे? और ये कमियां कम हो या ना हो, इसके लिए ही पेंसिल और स्केल का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि लाइन सीधी खींचे, और सीधी लाइन रहेगी तो समांतर भी रहेगी। और ऐसे अगर बनाओगे तो मिस्टेक होने की संभावना ज्यादा रहेगी। समझ में आई बात? और प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, 2 3 4 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, तैयार हो जाएगा बिल्कुल। तो बताओ प्रतिबिंब की स्थिति में क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब की स्थिति चाहे लिख दो वक्रता केंद्र पर, चाहे लिख दो सी पर, है ना। वक्रता प्रतिबिंब बन रहा है वक्रता केंद्र सी पर। ठीक, और बताओ प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रकृति कैसी है? प्रकृति है वास्तविक, वास्तविक। ठीक, वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब होता कैसा है? उल्टा, तो यहीं पे उल्टा लिख दो। और तीसरी बात कौन सी है? प्रतिबिंब का आकार, तो प्रतिबिंब का आकार बताओ कैसा होगा? वस्तु के बराबर। देखो बराबर लग रहा है नहीं लग रहा है? वस्तु के बराबर, जितना बड़ा वस्तु होगा उतने बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, ध्यान से समझ लो। और जितनी दूरी पे वस्तु है उतनी दूरी पे प्रतिबिंब भी है, दर्पण से जितने दूर वस्तु है उतने दूर प्रतिबिंब भी तो है, और जितने बड़ा साइज का वस्तु उतने बड़ा साइज का प्रतिबिंब बनेगा। समझ में आई बात? ये वो स्थिति है जिसमें प्रतिबिंब और वस्तु दोनों बराबर बनते हैं, दोनों बराबर होते हैं। जितना बड़ा वस्तु होगा उतने बड़ा प्रतिबिंब होगा। समझ में आई बात? बोलो, केवल इस कंडीशन में, बोलो। अब इसके बाद अगली हेडिंग है, अब इस वस्तु को और नजदीक ले जाना चाहते हैं तो कहाँ रखें? सी और एफ के यहाँ रखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? स्थिति का नाम क्या होना चाहिए? स्थिति का नाम होगा जब वस्तु वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र कौन है बताओ यहाँ? सी, यानी कि सी, तथा मुख्य फोकस या फोकस बिंदु, मुख्य फोकस या फोकस बिंदु
यानी कि एफ के बीच में हो या मध्य में हो, एक ही बात है। ठीक, बीच में स्थित हो, बीच में स्थित हो। तो हमको देखना है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, बोलो। तो उसके लिए फिर हमको डायग्राम बनाना पड़ेगा, ऐसा डायग्राम बनेगा। देखो ध्यान से, ये हो गया मुख्य फोकस और ये हो गया वक्रता केंद्र, सही है। ये वस्तु को कहाँ रखना है हमको, सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में रखना है। यहाँ रखा मैंने वस्तु को। ठीक, तो जैसे जैसे वस्तु नजदीक आ रही, प्रतिबिंब धीरे धीरे दूर भागता जा रहा है। क्या तुमको ऐसा नहीं लग रहा है? ऐसा नहीं लग रहा? अनंत पे था तो फोकस पे प्रतिबिंब था, वस्तु जब सी और अनंत के बीच आया तो यहाँ आ गई थी, प्रतिबिंब आया था। जब वस्तु सी पे आया तो प्रतिबिंब भी सी पे आ गया। अब वस्तु सी और एफ के बीच आ गया और नजदीक आ गया, तो अब प्रतिबिंब को कहाँ जाना चाहिए, इस तरफ की इस तरफ, सी के इस तरफ, यानी कि प्रतिबिंब इधर बनेगा। ये बात तुमको अपने दिमाग में पहले से ही पता करने रखनी है। मतलब प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, यहाँ इधर इस साइड में बनेगा। ठीक, तो चलो देख लेते हैं। पहली प्रकाश किरण मुख्य से समांतर जाती है, ऐसे ऐसे जाएगी, और परावर्तन के बाद कहाँ से आएगी, मुख्य फोकस से ऐसे सीधे चली जाएगी, ऐसे सीधे चली जाएगी, बोलो। और दूसरी प्रकाश की किरण यहाँ से जाएगी फोकस से, बोलो। और फोकस से जाने वाली प्रकाश किरण मुख्य के समांतर हो जाती है। हो गई समांतर, है समांतर, बोलो। अब दोनों प्रकाश किरणें कहाँ कट रही है, यहाँ कट रही है, तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनेगा ऐसे, इस तरीके से। टेढ़ी लग रही क्या? अब ठीक है। तो देखो, वक्रता केंद्र से आगे बना कि नहीं बना, वक्रता केंद्र से आगे, प्रकाश के वक्रता के दर्पण के वक्रता केंद्र से आगे प्रतिबिंब बन रहा है। तो प्रतिबिंब की स्थिति में क्या लिखोगे बताओ, वक्रता केंद्र के आगे, प्रतिबिंब की वक्रता केंद्र सी से आगे। ठीक, और प्रकृति में क्या लिखोगे, सब वास्तविक प्रतिबिंब दिखा रहे हैं बना बना के, है ना, क्योंकि प्रकाश किरणें वास्तव में कट रही हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब। प्रकृति, प्रकृति में क्या लिखेंगे, वास्तविक, वास्तविक प्रतिबिंब। और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, देखो लिखा मैंने उल्टा। अच्छा, प्रतिबिंब का आकार बताओ जरा। यहाँ तो वस्तु से बड़ा लग रहा है प्रतिबिंब, देखो वस्तु इतना बड़ा है, प्रतिबिंब इतना बड़ा है, बोलो। प्रतिबिंब का आकार, आकार में लिख लो वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, बड़ा वस्तु दिखाई पड़े, प्रतिबिंब बड़ा दिखाई पड़ेगा। समझ में आया? ये है वस्तु, अब बना लो, और ये है प्रतिबिंब, बनाओ आराम से, जैसे मैंने बनाया है ऐसे ही बनाना। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताना। पांचवी, पांचवी स्थिति देखो, जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो, मुख्य फोकस एफ पर स्थित हो, जब वस्तु मुख्य फोकस एफ पर स्थित हो। अब सब लोग बोर्ड पे देखो, अब हम वस्तु को कहाँ उठा के पटक दिए, फोकस पे पटक दिए, ला रहे हैं धीरे धीरे घसीटते हुए ला रहे हैं, प्रतिबिंब भी घसीटते हुए आगे बढ़ रहा है, समझ रहे हो। अब फोकस पर ले आए हैं वस्तु को। और अभी मैंने जब पहली स्थिति पढ़ाई थी, ध्यान से सुन रहे हो मेरी बात, अभी मैंने जब पहली स्थिति पढ़ाई थी तो पहली स्थिति में वस्तु को हमने कहाँ रखा था, अनंत पे, तो प्रतिबिंब कहाँ बना था, मुख्य फोकस पे। अब हम
फोकस पे ही वस्तु को ले आए हैं अनंत से घसीट करके। तो आप बताओ प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए? आनंद में बनना चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं? जब वस्तु अनंत पे थी तो प्रतिबिंब कहाँ बना था? फोकस पे बना था पहली स्थिति में, याद आया? और अब हम वस्तु को ही फोकस पे ही ले आए हैं। तो जैसे जैसे हम वस्तु को नजदीक ला रहे तो प्रतिबिंब दूर भागता जा रहा था ना। बोलो, अब प्रतिबिंब इतनी दूर चला जाएगा कि हम उसको पकड़ भी नहीं पाएंगे और अनंत पे चले जाएगा प्रतिबिंब, तो फोकस पे ले आएंगे। तो अगर कोई प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा ना तो फिर किरणें भी अनंत पे ही तो कटेंगी, क्योंकि जहां पे किरणें कटती हैं परावर्तित होकर के वही तो प्रतिबिंब बनता है। क्यों? परावर्तन के बाद जब किरणें निकलती हैं तो जहां पे कटती हैं वहीं पे तो प्रतिबिंब बनता है। और अगर प्रतिबिंब अनंत पे बन रहा है तो इसका मतलब किरणें अनंत पे कटेंगी। और अनंत पे किरणें कब कटती हैं? जब वो किस प्रकार चलती हैं? जब वो समांतर चलती हैं। कल बताया था कि अगर समांतर किरणें चलेंगी तो फिर तुम्हारे सामने तो नहीं कटेंगी, वो अनंत पे कटेंगी। समझ गए? अगर समांतर होंगे तो अनंत पे कटेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस स्थिति में, इस वाले स्थिति में वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण पे पड़ेगी और दर्पण से परावर्तन के बाद वो किरणें पक्की बात है निश्चित रूप से समांतर हो जाएंगी, तभी तो अनंत पे कटेंगे। अगर समांतर नहीं होंगी तो तुरंत कट जाएंगी आसपास, तो प्रतिबिंब यही बन जाएगा नजदीक ही। और प्रतिबिंब बनवाना हमको कहाँ पे है? अनंत पे बनवाना है। तो किरणों को पहुंचाना हमको कहाँ है? अनंत पे। तो किस तरीके से अनंत पे पहुंचाओगे? क्या असमांतर से पहुंचा सकते हो अनंत पे? नहीं, समांतर किरणें करके ही तो पहुंचा सकते हो। तो परावर्तन के बाद किरणों को कैसे होना चाहिए? समांतर होना चाहिए। ये बात दिमाग में फीड कर लो अपने। समझ रहे हो? क्योंकि जब वस्तु अनंत पे थी तो वहां से किरणें कैसी आई थी? समांतर आई थी। अब प्रतिबिंब अनंत पे जाएगा तो किरणें जाएंगी कैसे? समांतर ही तो जाएंगी। क्लियर हुई बात? तो ये बात ध्यान रखना, परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणों को समांतर लेके जाना है। परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणें कैसी हो जाएंगी? समांतर हो जाएंगी। ठीक, तभी तो वो अनंत पे कटेंगी। देखो जरा बोर्ड पे समांतर कैसे होते हैं, सब लोग बोर्ड पे देखेंगे, क्योंकि एक ये वाली स्थिति और एक इसके बाद वाली स्थिति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसके बाद वाली तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है समझ लो। और एक ये वाली स्थिति, ये दोनों स्थितियां बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। समझ गए? इसलिए बहुत ध्यान से समझना। ये हमने बना दिया दर्पण, और इस दर्पण का ये है मुख्य अक्ष। ये क्या है? ये है मुख्य अक्ष, और ये है ध्रुव, और ये है मुख्य फोकस। बोलो, और ये है वक्रता केंद्र। हम बार बार इसी चीज को रिपीट करते जा रहे हैं कि कौन सी चीज कहाँ है। और फिर भी अगर तुम भूल जाओ कि फोकस कहाँ होता है तो सोचो कितनी बड़ी कमी होगी तुम्हारे समझने में। है? फोकस यहाँ होता है वक्रता केंद्र और ध्रुव के बिल्कुल बीच में। बोलो, वस्तु को हम कहाँ रखने जा रहे हैं? मुख्य फोकस पर। तो यहाँ रखेंगे इसके ऊपर, इसके ऊपर ऐसे रखेंगे, ऐसे। ये है वस्तु, दिख रहा है सबको? वस्तु दिख रही है? हाँ। अब वस्तु से प्रकाश की किरणें ऐसे चलेंगी, पहली प्रकाश किरण समांतर जाएगी, पहली प्रकाश किरण हमेशा से समांतर ही गई है। हर एक स्थिति में पहली प्रकाश की किरण हमेशा समांतर ही तो गई है। बोलो, और समांतर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तित होकर कहाँ जाएगी? नियम नंबर 1, वो जो 3 नियम पढ़ाए थे, पहला नियम, फोकस से जाएगी। पटरी रख के ऐसे खींचना सीधे, फोकस से जाते हुए नजर आनी चाहिए। बोलो, और दूसरी प्रकाश की किरण कहाँ जाएगी बताओ? वक्रता केंद्र से जाएगी। समझ रहे हो? तो जाएगी कैसे फिर? कैसे जाएगी? ऐसे तो जा नहीं सकती, यहाँ से जाएगी, पीछे से जाएगी, पीछे से। कहाँ जाएगी? पीछे से जाएगी, यहाँ से।
यहाँ से जाएगी ऐसे, ऐसे जाएगी, देखो ध्यान से समझना सब लोग, ऐसे जाएगी, ऐसे सीधी रेखा होनी चाहिए, ऐसे जाएगी वक्रता केंद्र से, ठीक। और वक्रता केंद्र से ये देखो जा रही है, जा रही नहीं जा रही, बताओ दिव्यांशी इसमें कौन सा नियम लगेगा, किरण आरेख बनाने का कौन सा नियम लगेगा? 3 नियम पढ़ाए थे ना, पहला दूसरा तीसरा, से जाएगी प्रकाश किरण तो तीसरा नियम लगेगा, याद आया? वक्रता केंद्र से जाएगी तो अपने मार्ग पर वापस लौट जाएगी, अपने मार्ग पे वापस लौट जाएगी। तो बताओ वक्रता केंद्र से जा रही है ना, तो ये अपने मार्ग पर वापस लौट जाएगी, उसी रास्ते से वापस लौट जाएगी, ऐसे उसी रास्ते से वापस लौट जाएगी। अब देखो मैंने वापस लौटा दिया ना, सीधी भी है किरण, टेढ़ी भी मैंने नहीं की। अब जरा परावर्तित किरणों को देखो, परावर्तित किरणें कौन सी है? यही दोनों तो हैं, एक ये वाली एक ये वाली, और दर्पण से परावर्तन के बाद जो किरणें निकल के आई वो कौन सी किरण है? यही दोनों तो है। अब इन दोनों किरणों को ध्यान से देखो जरा, ये किस रूप में है, समांतर है कि नहीं है? समांतर है, और जब समांतर है तो ये बहुत दूर चली जाएंगी, बहुत दूर अनंत पे, और अनंत पे जाके कहीं आपस में लड़ेंगी, मिलेंगी, भिड़ेंगी, वहां जब भिड़ेंगी तो वहीं प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ तुमको कहीं आसपास प्रतिबिंब नहीं दिखेगा, ये अनंत तक जाएंगी नीचे, ऐसे जा रही नीचे जा रही ना नीचे, अब पाताल लोक में कहीं पे कटेंगी जाके, वहां पे इस तीर का प्रतिबिंब वहां बनेगा। समझ में आई बात? और जब वो सब नीचे चली जाएंगी और इसका सिर का प्रतिबिंब इतने नीचे चला जाएगा, तो जब हम यहाँ मुख्य अक्ष से उसको मिलाएंगे तो सोचो कितना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, सोचा कभी? बहुत बड़ा बनेगा प्रतिबिंब, समझ गए? तो प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा, और कहाँ बनेगा? अनंत पे, क्योंकि प्रकाश किरणें कहाँ है? तो यहाँ लिख दे अनंत की ओर, ये कहाँ प्रस्थान कर रही है? अनंत की ओर प्रस्थान कर रही है, अनंत की ओर। यहाँ कहीं कटने का जुगाड़ ही नहीं बन पाएगा, है ना? अगर तुम यहाँ काट दिए, जानबूझ के यहाँ काट के यहाँ बना दिए, तो फिर अनंत कहाँ रह गया? अनंत का मतलब हमारी सीमा से बाहर, अनंत का मतलब जिसे किसी भी यंत्र के द्वारा जिस दूरी को नापा ना जा सके, वही तो अनंत, ठीक। तो ये अनंत की ओर जाए, अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा, अनंत पर। बोलो आप, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी बताओ जरा, प्रकृति कैसी होगी? ये किरणें वास्तव में जा रही कि लग रही जाते हुए? वास्तव में जा रही, तो वास्तव में कटेंगे जाके वहां, तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है ना, ये भी उल्टा ही बनेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये कुछ खास है, ये हेडिंग बहुत खास है। अब क्या खासियत है इसमें, अब ये देखने पर पता चलेगा, समझने में पता चलेगा, है ना? देखो बोर्ड में सब लोग, इसमें हम स्थिति नंबर 6 को लिखेंगे क्या? अब वस्तु कहाँ रखी जाएगी बताओ? वस्तु जब हम और आगे बढ़ाएंगे तो इतनी सी जगह बची है, इतनी ही जगह में वस्तु रखी जाएगी, और ये आखिरी स्थिति है 6 नंबर, क्योंकि वस्तु को हम यहीं तक ला सकते हैं, और आगे नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि और आगे ले जाओगे तो ध्रुव मिल जाएगा, और जब ध्रुव मिल जाएगा तो दर्पण के ऊपर रख दी वस्तु तुमने, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रहनी ही चाहिए, दर्पण से कुछ दूरी पर तो वस्तु रहनी ही चाहिए। अगर दर्पण के ऊपर ही वस्तु रख दोगे तो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, है ना? तो आखिरी स्थिति है ये वाली, ध्यान रखना। और लिखेंगे क्या हम? जब वस्तु, बताओ कहाँ होनी चाहिए? फोकस और ध्रुव के बीच में, फोकस यानी कि F व ध्रुव यानी कि P के मध्य स्थित हो। और ये बहुत खास है क्योंकि इसमें कुछ अलग ही चीजें निकल के आएंगी, इसलिए बहुत ध्यान से समझना। ये स्पेशल हेडिंग है, स्पेशल स्थिति है, ये पोजीशन। अब देखो ध्यान से जरा, सब लोग बोर्ड पे देखेंगे, ये है अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण है, और ये है इसका मुख्य अक्ष, दिख रहा सब लोगों को? ये ध्रुव हो गया, ठीक।
ठीक है। और इसका मुख्य फोकस कहाँ होगा, यहाँ, ये मुख्य फोकस है। और ये है इसका वक्रता केंद्र। देखो वस्तु को हम कहाँ रखने जा रहे हैं, फोकस और ध्रुव के बीच में। देखो फोकस ध्रुव लिखा हुआ है, यहाँ रखेंगे, यहाँ। ठीक, ये रख दिया वस्तु को। अब हम प्रकाश की किरणों के इसके ऊपर डालेंगे। तो पहली प्रकाश किरण यहाँ से जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, और समांतर जाने वाली किरण नियम नंबर 1 के अनुसार कहाँ से आती है, मुख्य फोकस से। तो मुख्य फोकस से ही आएगी ऐसे। देखो सीधी आ रही है कि टेढ़ी लग रही है, हमको तो टेढ़ी लग रही है, फिर से खींच लेंगे, अभी भी टेढ़ी हो गई। अब सीधी है, ये मुख्य फोकस है। देखो फोकस से जा रही है, समांतर गई और परावर्तित होकर के फोकस से चली गई नियम नंबर 1 के अनुसार। और दूसरी प्रकाश की किरण जाएगी यहाँ से वक्रता केंद्र से। देखो इसमें भी वक्रता केंद्र से गई थी, इसमें भी वक्रता केंद्र से जाएगी। और वक्रता केंद्र से जाएगी तो इसके सिरे को छूते हुए जाएगी, सिरे से ही तो जा रही है, छूते हुए। ये नहीं कि तुम ऐसे खींच दो, ऐसे नहीं खींचना, सिरे को टच कराते हुए जाएगी, सिरे से ही तो जाएगी। तो दूसरी प्रकाश किरण ऐसे जाएगी वक्रता केंद्र की तरफ, वापस आ गए तो ये इधर चली गई है। बोलो, ऐसे गई और यहाँ से टकराई और टकरा करके ऐसे वापस चली गई। बोलो, दिखाई पड़ रहा है, क्लीन क्लियर दिख रहा है। और ये दर्पण, ये है वस्तु, ठीक। और ये पहली वाली प्रकाश किरण से समांतर गई थी, यहाँ से परावर्तित होकर के फोकस से चली गई थी। बोलो, तो अब ये किरणों को अगर हम ध्यान से देखें, ध्यान से दिख रहा, तो यहाँ पे ये दोनों किरणें समांतर नहीं है। देखो ध्यान से, है कहीं समांतर, नहीं है समांतर, ये फैल रही है ऐसे। देखो ध्यान से, फैल रही, यहाँ पे कम दूरी है, फिर थोड़ी ज्यादा दूरी, फिर थोड़ी ज्यादा दूरी, फिर थोड़ी और ज्यादा दूरी है। ये देखो यहाँ और ज्यादा है दूरी पे। तो ये किरणें देखो फैल रही हैं। तो अगर ये फैल रही हैं, तो अगर हम अपनी आंख को यहाँ रखें, यहाँ पे अपनी आंख को रखें, ठीक, और हम इसको देखने का प्रयास करें, तो हमको लगेगा कि ये जो किरणें हैं ना, ये किरणें पीछे किसी बिंदु से आ रही हैं, दर्पण के पीछे से, दर्पण के पीछे से किसी बिंदु से आ रही हैं। बोलो, ये तो लगेगा। मतलब इनको हम डॉटेड पीछे बढ़ाते हैं ऐसे, क्योंकि पीछे का काम सारा डॉटेड किरणों से होता है। तो अगर हम डॉटेड पीछे बढ़ाते हैं इनको, तो डॉटेड हमको पीछे किसी बिंदु से आते हुए प्रतीत होंगे। ऐसा लग रहा है कि ये वहां से आ रहे हैं। इस आंख को क्या लगेगा, ये किरणें वस्तु से नहीं आ रही, बल्कि पीछे से कहीं से आ रही, क्योंकि ये फैलते हुए आ रहे हैं ना। बोलो, तो पीछे से कहीं से आ रहे हैं। तो हमको ऐसा महसूस होगा, ऐसा आभास होगा कि ये वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पीछे बना है, ये हमको बड़ी सी यहाँ दिखाई पड़ेगी। तो पीछे जहाँ से आते हुए प्रतीत हो या वास्तव में मिलते हुए प्रतीत मिले, वहीं पे तो प्रतिबिंब बनता है। परावर्तन के बाद या तो किरणें कहीं पे वास्तव में मिले, या तो कहीं से आते हुए प्रतीत हो या मिलते हुए प्रतीत हो, वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ से आते हुए प्रतीत हो रही किरणें, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहीं पे तो बनेगा। अब सिरे का प्रतिबिंब यही बनेगा, ऊपर यहाँ बनेगा प्रतिबिंब। बोलो, प्रतिबिंब को हम दूसरे कलर से बना, यहाँ पे बनेगा प्रतिबिंब। बोलो, ये है प्रतिबिंब। हम डॉटेड क्यों बनाए हैं बताओ, क्योंकि ये आभासी प्रतिबिंब है, लाभास हो रहा है। वास्तव में पीछे कोई किरण थोड़े है, लग रहा है, यहाँ तो देखने पर हमको लग रहा है कि पीछे बहुत बड़ा सा प्रतिबिंब बना है। तो ये वस्तु है और ये उसका प्रतिबिंब है पीछे की तरफ। और कैसे बना है ये हमने आपको बता दिया, कैसे बना है। पहले प्रकाश किरण गई है मुख्य से समांतर, और समांतर जब गई है तो यहाँ वहां कहाँ से वापस आई है, फोकस से वापस आई है, ठीक, तो फोकस से आई है। और दूसरे प्रकाश की किरण जो है वो गई है प्रकाशिक केंद्र से, और प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है, वापस लौट गई, ये गई और ये वापस अपने ही मार्ग से वापस लौट आई। बोलो, अब इस प्रकार अगर हम दोनों किरणों को ध्यान से देखो तो ये फैल रही हैं,
और अगर हम इनको यहाँ से देखें तो ऐसा लगेगा कि ये किरणें पीछे किसी बिंदु से आते हुए प्रतीत हो रही है, ठीक। और पीछे जो बिंदु है वो है ये, यहाँ से आते हुए प्रतीत हो रही है, तो जहां से आते हुए प्रतीत हो रही वहीं पे इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? और ये प्रतिबिंब कैसा है बताओ, इसकी प्रकृति कैसी है और कहाँ बन रहा है, कैसा है ये। अगर कोई तुमसे पूछे बताओ ये प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है तो क्या कहोगे? दर्पण के पीछे बन रहा है, ठीक। तो प्रतिबिंब के स्थिति में क्या लिखोगे? दर्पण के पीछे, ये तो लिखोगे। और प्रकृति में क्या लिखोगे बताओ? प्रकृति वास्तविक है कि आभासी? आभासी प्रतिबिंब, ये आभासी है, ठीक। यहाँ पे क्या लिखोगे? आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा। बताओ हमने इसको खास क्यों कहा था? क्योंकि अभी तक जितनी भी स्थितियां तुमने पढ़ी सब में प्रतिबिंब वास्तविक बना था। बना था नहीं बना था? और दर्पण के आगे बना था। और इसमें प्रतिबिंब आभासी बन रहा है और दर्पण के पीछे बन रहा है और सीधा बन रहा है ये एकदम अलग की नहीं। और आकार कैसा है बताओ? वस्तु से बड़ा है। बोलो। और एक बात ध्यान रखना, ये जो मैंने किरणें खींची है ना, वो भले ही तुमको टेढ़ी हल्का सा लग सकती है, लेकिन ये टेढ़ी नहीं, बिल्कुल सीधी किरणें हैं। ये सीधी किरण है, ये भी सीधी किरण है। मैंने बिना मैंने स्केल के खींचा है। हो सकता है तुमको थोड़ा सा टेढ़ी हिली डुली लग रही हो, लेकिन ये बिल्कुल सीधी किरणें होनी चाहिए, ये सीधी किरणें होनी चाहिए। और यहाँ ये फैली हुई होनी चाहिए, यहाँ पे पीछे की तरफ बिंदु की तरफ मिलती हुई होनी चाहिए। और ये जो किरण है ये बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, मतलब पीछे बढ़ा हो तो डॉटेड जो होनी किरण होगी ना, वो भी बिल्कुल इसी के सीध में होगी। ऐसा नहीं कि तुम यहाँ से मोड़ दो जबरदस्ती, यहाँ से कोई भी किरण मुड़ेगी नहीं, ध्यान रखना। बात समझ में आई? ये वाली किरण मुड़ेगी नहीं कहीं से भी, बिल्कुल सीधी रहेगी, ठीक है। यहाँ से पकड़ के खींचना, यहाँ से खींचना और बिल्कुल सीधे से फैला देना। किरण सीधी होनी चाहिए, कुछ इस तरीके से किरण होनी चाहिए, ध्यान रखो। ऐसी होनी चाहिए किरण, ऐसे ऐसे है। और ये दर्पण है, समझ गए? और ये दर्पण है तो पीछे डॉटेड कर देना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इधर तो किरण तुम बना लिए पहले और इधर बनाए बाद में, और तुम काटना चाहते हो यहाँ, तुम ऐसे बना दिए, ये गलत माना जाएगा चित्र। क्योंकि तुम यहाँ से क्या कर दिए? मोड़ दिए, तो प्रतीत ही कहाँ होगा फिर? प्रतीत होने का मतलब है पीछे सीधे लेके जाना है, पीछे तुमको सीधे लेके जाना है। आई बात समझ में? गलती नहीं करना। बोलो। तो दोनों स्थितियां समझ में आई कि नहीं? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि इंपॉर्टेंट तो सब है इसमें, लेकिन जो थोड़ा अलग चीज होती है ना, उसके बारे में ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये थोड़ा अलग है इससे भी, इसलिए इसको जरूर याद करके आना। बाकी तैयार तो तुमको सभी करना है, ठीक है। करो जल्दी से।